Once again, welcome you all to the Bishop Academy online classes. Today, we understand about economics for class 12th, and in this chapter, it's our 9 chapters, which is also included in your books. The 8 chapters. That's name is the investment multiplier and its mechanism. तो आज हम इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर और मैकेनिज्म के चैप्टर के बारे में आगे पढ़ेंगे. एंड टुडेज टॉपिक द वर्किंग ऑफ द मल्टीप्लायर. मल्टीप्लायर का वर्किंग सिचुएशन क्या होता है, कैसे वर्क करता है मल्टीप्लायर, हम उसके बारे में समझेंगे. तो ये आज हमारा टॉपिक है. तो सबसे पहले देखते हैं कि मैकेनिज्म और द वर्किंग ऑफ मल्टीप्लायर होता क्या है. जब हम बात करते हैं मैकेनिज्म और द वर्किंग ऑफ मल्टीप्लायर की, तो जो वर्किंग होती है ये दो कॉन्सेप्ट पर हमारा होती है. एक फॉरवर्ड एक्शन को मेंटेन करती है, एक बैकवर्ड एक्शन को मेंटेन करती है. जब हम फॉरवर्ड एक्शन की बात करते हैं तो इसमें नॉर्मली कहता है मेनी टाइम्स ऑफ द मल्टीप्लिकेशन, यानी कि हम कई बार किसी चीज़ को क्या करते हैं, लगातार मल्टीप्लाई करते रहते हैं. किसके लिए? इन दैट इनकम ड्यू टू इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट. उस इनकम को जिसमें हम क्या करते हैं, अपने इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज करने का काम करते हैं. यानी कि अगर हमने 100 रुपये लगाया तो उसको और लगाने का काम करते हैं ताकि वो हमारा इनकम लेवल क्या हो, बढ़ता जाए. हम इसमें इन्वेस्टमेंट लगातार इंक्रीज करते चले जाते हैं. और दूसरा होता है बैकवर्ड एक्शन, यानी इसमें क्या करते हैं, हम अपने इन्वेस्टमेंट में से डिक्रीजिंग करते हैं, यानी कि हम अपने डिक्लाइन करने का काम करते हैं. जैसे आपको पता है मल्टीप्लायर की जब कॉन्सेप्ट की बात करते हैं तो जो के होता है वो हमेशा टाइम को रिप्रेजेंट करता है. और ये टाइम्स कौन सा हो सकता है, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम, इस तरीके के कॉन्सेप्ट को. यानी मल्टीप्लायर जो होता है, हम किसी इन्वेस्टमेंट में कितना रिटर्न्स रिसीव कर रहे हैं. ठीक है, हमने पैसे लगाए तो कितना गुना हमको वो आगे बढ़ के मिल रहा है या घट के मिल रहा है. तो वो जो सिचुएशन होती है वो गुने की बात कर रहे हैं, यानी कि एक्सेस प्रोसीजर की बात कर रहे हैं. तो वो हमारे टाइम्स को रिप्रेजेंट करता है. जैसे मान लीजिए हमने कुछ 1000 रुपीज़ लगाए और वो क्या है, उसका इन्वेस्टमेंट से हमको रिटर्न्स के रूप में 2 टाइम्स ज़्यादा मिल रहा है, 2000 रुपीज़ मिल रहा है. तो यहाँ पे क्या है, ये इंक्रीजिंग कॉन्सेप्ट. तो हम दो तरीके से, अब हम इसको और बढ़ाना चाह रहे हैं तो इसमें क्या करेंगे, ऐड करते चले जाएंगे. लेकिन हमारे पास जो 2 टाइम्स दिया हुआ है ऑलरेडी, उसी वैल्यू पे हम उस पर सेटिस्फाई हैं, तो हम क्या करेंगे, हम कोई भी एडिशनल इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे. अगर हमको क्या करना जरूरत पड़ती है तो हम इसमें से अगर रिड्यूस करते हैं तो ये टाइमिंग भी हमारी क्या होती है, कम हो जाती है. तो यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट, एक बैकवर्ड एक्शन की बात करता है जिसमें हम अपने इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज नहीं करता. मेनी टाइम्स रिडक्शन इन द इनकम, हम क्या करते हैं, लगातार उसमें रिडक्शन करने का काम करते हैं, जिससे क्या होता है, जो हमारा इन्वेस्टमेंट होता है वो भी डिक्रीज होता है. अब हम बात करते हैं फॉरवर्ड एक्शन ऑफ मल्टीप्लायर के कॉन्सेप्ट की. अगर बात भी करें थोड़ा सा लैंग्वेज के बेसिस पे, तो वहाँ कहता भी है द फॉरवर्ड एक्शन मल्टीप्लायर इंडिकेट दैट एज अ रिजल्ट ऑफ इंक्रीजिंग इन द इनिशियल इन्वेस्टमेंट. ये उस रिजल्ट को इंडिकेट करने का काम करता है जहाँ पे हमारा इनिशियल इन्वेस्टमेंट क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है. जो सबसे पहले हमने इन्वेस्टमेंट किया है, जैसे मैंने कहा 1000 रुपीज़ हमने इन्वेस्टमेंट किया, तो इसको बढ़ाने की बात कर रहे हैं. इसमें जो चेंजेस आते हैं, जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल दिया अभी आगे, थोड़ा सा पहले देख लेते हैं आगे. देयर इज अ सेवरल टाइम मोर इंक्रीजेस इन द अनलिमिटेड इनकम्स. कई बार क्या होता है कि हम पैसे लगाते हैं जिसका इम्पैक्ट क्या होता है, जो हमारा इनकम होता है उसका ज़्यादा उसका इसके ऊपर इफेक्ट पड़ता है. अगर हम 100 रुपये लगाते हैं तो कई बार हमको ज़्यादा उससे रिटर्न्स के रूप में मिलता है. जैसे फॉर इंस्टेंस सपोज द इन्वेस्टमेंट इंक्रीजेज बाई 100 करोड़. अगर मान लीजिए हमारा इन्वेस्टमेंट है वो कितने का है, 100 करोड़ से इंक्रीज कर रहा है. फिर कहता है MPC यानी कि मार्जिनल प्रोपेंसिटी ऑफ कंजप्शंस, वो कितना है, 0.5. अब MPC की अगर बात करें, देन इनकम विल बी इंक्रीजेस 200 करोड़. अब इनकम क्या है, यानी Y इज इक्वल टू 200 करोड़. दो सिचुएशन यहाँ पे जनरेट हो रही है कि हमारे पास हमने इन्वेस्टमेंट को क्या किया, 1000 करोड़ को इंक्रीज करने का काम किया, 100 करोड़ को, सॉरी यहाँ 100 करोड़ को हमने इंक्रीज किया. और उसका इंपैक्ट क्या, MPC हमारे उस वक्त क्या थी, 0.5 थी. तो हमने मल्टीप्लायर का फार्मूला लिखा हुआ है, K इज इक्वल टू 1/1 माइनस MPC. ये हमारा फार्मूला निकल के आता है जो ऑलरेडी आपको पता है. और यहाँ पे जब हम फार्मूले पे इस वैल्यूज़ को पुट आउट करते हैं तो नॉर्मली अगर देखें तो यहाँ पे जो कह रहा है 1/1 माइनस 0.5 ये हमारे पास अवेलेबल है, यानी कि 1/0.5, यानी कि जो मल्टीप्लायर का सेगमेंट है वो 2 टाइम का जनरेट हो रहा है. यानी कि हमारा जो इन्वेस्टमेंट है उसमें जो हम इन्वेस्टमेंट जो डाल रहे हैं, लगा रहे हैं बिजनेस में, उससे हमको जो रिटर्न्स मिल रहा है वो 2 टाइम ज़्यादा मिल रहा है. अब यहाँ पे दूसरे कॉन्सेप्ट की बात करें, अगर मल्टीप्लायर इज इक्वल टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई, यानी कि मल्टीप्लायर यानी कि हमारा कोई भी इन्वेस्टमेंट जितना ज़्यादा होगा उसी का जैसे कहते हैं जितना हमारा इनकम इंक्रीज होगा. और इनकम तब इंक्रीज होगा जब इन्वेस्टमेंट हम उस पर बार बार करेंगे, इन्वेस्टमेंट को बढ़ाएंगे. तो यहाँ जो रिलेशनशिप आती है डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई, यानी जितना इन्वेस्टमेंट हम बढ़ाते हैं, जितना इनकम बढ़ाएंगे उतना इन्वेस्टमेंट का कॉन्सेप्ट बढ़ेगा, या फिर जितना इन्वेस्टमेंट बढ़ाते हैं उतना ही रिटर्न्स के रूप में हमको मिलता है. तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई की बात कर लें तो
sorry, k is equal to delta y upon delta I and k into delta I up is equal to delta y, यानी चेंज इन इनकम और चेंज इन इन्वेस्टमेंट को अगर हम मल्टीप्लायर से मल्टीप्लाई कर दें तो मल्टीप्लायर हमारा है 2 और हमारे पास इनकम कितना है 100 करोड़ है, यानी कि सॉरी इन्वेस्टमेंट 100 करोड़, तो इनकम की कॉन्सेप्ट की बात करें कितना बढ़ रहा है तो 100 करोड़ मल्टीप्लाइड बाई 2, ये टोटल हो जा रहा है 200 करोड़। तो ये देखें तो हमने 100 करोड़ लगाया तो हमारी इनकम के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ा उसका 200 करोड़ हो गया, 2 टाइम क्या हो गया वो इंक्रीज कर रहा है। ये यहाँ पे इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है कि जैसे हमारा इनकम क्या होता है बढ़ता है, साथ ही साथ हम इन्वेस्टमेंट के लेवल को बढ़ाते हैं तो हमारा इनकम भी क्या होता है बढ़ जाता है। फिर से समझिए, इन्वेस्टमेंट का लेवल जैसे बढ़ता है इनकम भी क्या होता है हमारा बढ़ जाता है। सॉरी पीछे चलते थोड़ा सा। तो यहाँ अगर हम बात करते हैं इसी तरीके से तो क्या दिस प्रोसेस इज अ मल्टीप्लायर कैन बी एक्सप्लेन्ड विद द फॉलोइंग एग्जांपल्स। जैसा कि हमने एक मल्टीप्लायर के कॉन्सेप्ट को देखा, कहता ड्यू टू द इनिशियल इन्वेस्टमेंट ऑफ बाई 100 करोड़ इज द फर्स्ट राउंड एडिशनल इनकम ऑफ द 50 करोड़। अगर मान लीजिए इसमें एडिशनल, अच्छा हमारे पास इनिशियल इनकम जो है या इनिशियल इन्वेस्टमेंट 100 करोड़ है तो हम उसमें क्या करें एडिशन करने का फर्स्ट टाइम में कर रहे हैं 50 करोड़ को एडिशन कर रहे हैं, तो वी विल क्रिएटेड इट्स बिकॉज द फर्स्ट ग्रुप ऑफ द कंजप्शन विल द कंज्यूमिंग द ओनली 50%। अगर हम उस पर क्या कर रहे हैं, अब यहाँ पे देखिए तो ये जो एमपीसी हमारी जनरेट हो रही है कि हमारे पास जितना प्रोडक्टिविटी है, जितना हम कंजप्शन कर रहे हैं, जितना हमारे पास इनकम है उसका 50% हम क्या कर रहे हैं कंज्यूम करने का काम कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ 100% का मतलब 1 से होता है, ऐसे समझिए 1 क्या करता है 100% को रिप्रेजेंट करता है। और एमपीसी की जब भी बात होती है तो एमपीसी बिलो देन 1 ही होता है, यानी कि मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंजप्शन जो होती है हमारा 1 के कम होती है, 1 के बराबर होगी या 1 से कम होगी। फिर कहता है अगेन द सेकेंड राउंड ₹25 करोड़ विल बी एडेड। अगर हम मान लीजिए 25 करोड़ और ऐड करते हैं विच इज द 50% ऑफ द 50 करोड़, जो हमारा क्या होता है 50% का 50 करोड़ का 50% होता है। और ये भी सिमिलरली इसी तरीके से हम अगर बढ़ाते जाते हैं उसमें, यानी कि अगर देखें पहले हमारे पास क्या था 100 करोड़ था, तो हमने क्या किया अपने प्रोपेंसिटी ऑफ कंजप्शन में जो हमारे 50% था उसका, यानी कि मान लीजिए 50 करोड़ हमारे पास था, इसका हमने 50% और इन्वॉल्व कर लिया, यानी कि 2.5 कर लिया। तो इसी तरीके से देखें तो हम उसमें और इन्वॉल्वमेंट करते जाएंगे। सिमिलरली द 12.5 करोड़ ऑफ अ थर्ड राउंड, एंड इसी तरीके से और क्या हो जाएगा, इसको ऐसे समझो तो ज़्यादा बेटर है। हमारी जब एमपीसी क्या करती है 0.5 को रिप्रेजेंट करती है तो 50% की बात करती है, तो हमारे पास 100%, हमारे पास 100 करोड़ है तो इसका हम कंजप्शन करेंगे तो 50 हो जाएगा, इसका कंजप्शन करेंगे 50% इसी रेशियो में तो क्या होगा 25 हो जाएगा, इसका करेंगे तो 12.5 हो जाएगा, इसका करेंगे तो 6.25 हो जाएगा और इसका करेंगे तो 3.12 हो जाएगा। ये डिक्रीज जो हो रहा है कंजप्शन को हम अगर जैसे 50% करते जा रहे हैं जैसा कि हमारा एमपीसी करता है। फिर भी कहता है similarly the third round and ₹6.25 crores additional income will be created in the fourth and the fifth round, the 3.12 crore respectively. This process will be continued till total additional income of 200 crore। और ये लगातार क्या होगा इसी तरीके से 200 करोड़ तक का जो कॉन्सेप्ट होता है हमारा जनरेट होता चला जाएगा। ठीक है, अब हम थोड़ा टेबल्स की बात कर लें। तो टेबल हमारे पास दिया हुआ है, जैसे मान लीजिए हमारे पास इनिशियल इन्वेस्टमेंट 100 करोड़ का है, तो हमने क्या किया इंक्रीज इन इनकम की बात की, तो हमारे पास 50 हमने उसका 50% यूज़ किया कंजप्शन के लिए किया, तो एमपीसी जो हमारी रही यानी कि इंक्रीजिंग इन द कंजप्शन की बात करें 50% इन्वेस्टमेंट के लिए 50% हमने हमारी सेविंग्स भी 50% के रूप में ही रिप्रेजेंट, क्योंकि जितना कंजप्शन करेंगे कंजप्शन के बाद जो बचता है वो हमारी सेविंग होती है जिसको हम यूज़ करने का काम करते हैं इन्वेस्टमेंट के रूप में। और अब हम क्या कर रहे हैं कि इस 50% से क्या कर रहे हैं इसका 50% यानी इन्वेस्टमेंट का 50% और इन्वॉल्व कर रहे हैं, तो यहाँ 25% हमारा आ जा रहा है। मतलब एमपीसी जो इंक्रीज इन द कंजप्शन हमारा हो रहा है कितना 25%, और उसके हिसाब से जो बचा हुआ सेविंग्स हमारा क्या होगा वो भी 25% होगा। सेकेंड हम थर्ड पॉइंट की बात करें तो हमारे पास अभी जो 50% था उसमें से जो रिड्यूस हुआ वो बचा 25%। मतलब समझिएगा हमारे पास अभी क्या है 100 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट था, तो उसमें से हमने 50% अपनी इनकम को रख लिया और 50% उसका हमने कंजप्शन के रूप में रख लिया। और 50% के कॉन्सेप्ट की ही जब बात करता है
तो उसमें क्या है कि अब अगले टर्म में हमारे पास 50% बचा, तो फिर हमने वही काम किया जो हम पहले वाले सिचुएशन के साथ कर रहे हैं, यानी कि हमारे पास जो अवेलेबल इनकम है हमने उसको क्या किया, 50% यूज कर लिया और 50% सेविंग के पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि इन्वेस्टमेंट वही होगा जो सेविंग्स के रूप में होगी। देन हमने 25,000 करोड़ बचा है हमारे पास, 25 करोड़ बचा हुआ है। अब 25 करोड़ का 50% हमारे पास कंजप्शन की तरफ मूव कर रहा है और टिल ऐसे ही रिड्यूस होता चला जा रहा है। एटलीस्ट लास्ट 6 पोजीशन पे जब जाते हैं तो हमारे पास कोई भी इन्वेस्टमेंट बचता नहीं है और नॉर्मली हमारे पास कोई भी सेविंग्स जनरेट नहीं होती। लेकिन अगर देखें तो इसका अगर हम वर्किंग सिचुएशन की बात करें तो हमारे पास टोटल इन्वेस्टमेंट की सिचुएशन 100 की होती है, और इनकी हम बात करें तो अगर इसको हम प्रॉपर्ली कैलकुलेट करते हैं इन्वेस्टमेंट के रिडक्शन और इंक्रीजिंग की बात करें, क्योंकि जितना हमारे पास सेविंग्स है उतना ही हम इसमें इंक्रीजिंग कर सकते हैं, तो उसकी हम बात करते हैं। अब यहाँ थोड़ा समझिएगा ध्यान से इसको फिर से कि 50% हम क्या कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज करने का काम कर रहे हैं और 50% कंजप्शन। तो जो हमारा इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हो रहा है वो हमारी सेविंग को रिप्रेजेंट भी करेगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है I इज इक्वल टू एस, यानी कि इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू सेविंग के कॉन्सेप्ट को रिप्रेजेंट करता है। और ये जैसा सा हर एक कॉन्सेप्ट में जितना हमारा बढ़ रहा है उसके हिसाब से हम उसका 50% करते जा रहे हैं, टिल ऐसी सिचुएशन आती है कि हमारे पास इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट जो होता है उसका बेनिफिट 200 करोड़ हो जाता है और हमारे पास कंजप्शन 100 करोड़ का रहता है और सेविंग्स भी हमारे पास 100 करोड़ की रहती है। तो यहाँ साफ साफ कहता है द अबव टेबल 2 shows that with the additional investment of the 100 crores the total income will be increased by the 200 करोड़। अगर हम एडिशनल इन्वेस्टमेंट अगर 100 करोड़ और करते हैं तो उसमें हमारा जो टोटल इंक्रीज्ड इन्वेस्टमेंट होगा, इंक्रीज्ड वैल्यू होगी, वो क्या होगी, 200 करोड़ की तरफ जनरेट हो जाएगी। एंड द सेविंग्स विल आल्सो इंक्रीजेस बाय द 100 करोड़, और हमारी सेविंग्स क्या होगी, वो भी 100 करोड़ होगी। तो इस तरीके से देखें तो कितना टाइम वो जनरेट हो रहा है, तो हमारे पास अगर MPC के फार्मूले की हम बात कर लेते हैं फिर से, तो मल्टीप्लायर K इज इक्वल टू 1 माइनस डेल्टा Y अपॉन डेल्टा I। अगर देखें तो इनकम हमारी 200 करोड़ हो रही है और इन्वेस्टमेंट हमारा 100 करोड़ हो रहा है, तो ये साफ साफ बताता है कि ये जो है कितने टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी कि हम जो पैसे लगा रहे हैं उसका जो रिटर्न हमको मिल रहा है वो 2 टाइम बढ़ के मिल रहा है। यहाँ डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन की भी बात कर लें, थोड़ा सा डायग्रामेटिक कॉन्सेप्ट को समझते हैं। इसमें कहता है द मल्टीप्लायर वर्क्स सो ऑल्सो इन फिगर्स, ऑल्सो सो इन फिगर्स गिवन MPCs, यानी कि जो हमारे पास MPC दी हुई है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम के कॉन्सेप्ट की बात करें, जिसमें हम 50% की बात करते हैं, यानी कोई भी इनकम होता है उसका 50% कंज्यूम करते हैं, 50% इन्वेस्टमेंट के कॉन्सेप्ट को लेके जाते हैं। तो इसमें जो हमारा ग्राफ बनता है, क्योंकि हमको पता है कि कंजप्शन का जो हमारा कॉन्सेप्ट होता है, ये सेविंग या इन्वेस्टमेंट की बात करें तो मोस्ट ऑफ टाइम ये हमारा इनकम हो गया, ये सेविंग या फिर इन्वेस्टमेंट, इन दोनों की अगर बात करें तो यहाँ पे क्या है कि जैसे हमारे लेवल ऑफ वर्क में चेंजेस आते हैं, मान लीजिए क्या है, हमारा इन्वेस्टमेंट आई था और फिर हमने इसको क्या किया, इंक्रीज कर दिया, I से I1 की तरफ मूव कर दिया। अब हुआ क्या, पहले हमारे पास जो इन्वेस्टमेंट मान लीजिए 200 करोड़ थी, हमने 100 करोड़ और इंप्रूव करने की बात की, तो हमने क्या किया, एडिशनली 100 करोड़ ऐड कर दिया, यानी इन्वेस्टमेंट में क्या किया, 100 करोड़ को बढ़ा दिया। तो हमारा जो रिटर्न्स आ रहा है, यानी अगला कॉन्सेप्ट आ रहा है, हमारे पास जो रिटर्न्स आएगा वो 300 करोड़ का हो जाता है। और वहीं पे हमारी जो इनकम शिफ्ट करती है वो पहले हमारे पास पहले इन्वेस्टमेंट में 200 करोड़ थी, अभी क्या हो रही है, वो 500 करोड़ के करीब पहुंच जा रही है। 3 and 2 इज इक्वल टू 5। थोड़ा सा लैंग्वेज की देखें ये क्या कहना चाहते हैं, कहते हैं इन फिगर द सेकेंड, यानी कि I एंड SS, यानी कि सप्लाई की बात करते हैं, तो रिप्रेजेंटेड द इन्वेस्टमेंट ऑफ अ सेविंग्स कर्व, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सेविंग कर्व के को रिप्रेजेंट करने का काम करता है, विच इज कट ईच अदर एट अ पॉइंट ऑफ E, जो क्या करता है, एक दूसरे को पॉइंट ऑफ E पे कट करता है। व्हेन द इक्विलिब्रियम इनकम इज OY, जब इक्विलिब्रियम इनकम यानी कि हमारे पास ये Y है, ये Y1 है और ये O है, ये E है, ये I1 है और ये हमारा A, ये S और S हो जाता है, और ये पॉइंट हमारा B है। तो यहाँ पे कह रहा है कि इक्विलिब्रियम लेवल क्या है, O और Y को रिप्रेजेंट कर रहा है। जब O और Y को रिप्रेजेंट करता है तो सपोज द इन्वेस्टमेंट
इज इंक्रीज बाय द 100 करोड़। अब हमने क्या किया, इन्वेस्टमेंट को क्या किया, 100 करोड़ को इंक्रीज कर दिया। ये जो हमारा इन्वेस्टमेंट है, आई इन्वेस्टमेंट जो रिप्रेजेंट कर रहा है, इसको हमने 100 करोड़ क्या किया, इंक्रीज कर दिया। अब इसका इंपैक्ट क्या पड़ेगा, डेल्टा आई इज इक्वल टू 100 करोड़, यानी कि इन्वेस्टमेंट हमारा क्या हुआ, चेंज हो रहा है। पहले कुछ था, अभी 100 करोड़ और बढ़ गया, तो इन्वेस्टमेंट कर्व मूव अप टू द आई1। अब इन्वेस्टमेंट का कर्व भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। पहले 200 करोड़ के रूप में हमको दिख रहा था, अभी क्या हो जाएगा, वो 300 करोड़ के रूप में भी रिजल्ट को लेके आएगा। विच इज कट द सेविंग कर्व एट अ पॉइंट ए। अब ये क्या कर रहा है, सेविंग कर्व पॉइंट ए पे जाके इसको कट करने का काम कर रहा है। द वेयर द न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ ओ और O1, O और Y1 जनरेट हो रहा है। अब यहाँ पे क्या था, पहले O और Y था, जहाँ पे इक्विलिब्रियम पॉइंट E था, और SS लाइन जो थी उसको कट कर रही थी। लेकिन जैसे ही हमने क्या किया, इसकी वैल्यू में इंक्रीजिंग किया, यानी इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने का काम किया 100 करोड़, तो अभी ये पॉइंट कहाँ जाके फिर कट कर रही है, ए पॉइंट पे जाके कट कर रही है। और साथ ही साथ ये भी है क्या कि हमारा Y से Y1 की तरफ इनकम लेवल फॉरवर्ड हो रहा है, यानी कि डेल्टा 200 के अप्रॉक्स हमारा डिफरेंसेस आ रहा है। अब यहाँ पे कह रहा है क्या, अभी हमने क्वेश्चन लगाया भी जिसमें हमारा 100 करोड़ इन्वेस्टमेंट था और 50% की प्रोपेंसिटी ऑफ कंजप्शन थी, तो हमने उसका कैलकुलेशन किया, कैसे किया, थोड़ा एक बार फिर से देख लें। हमारे पास क्या था, इन्वेस्टमेंट डेल्टा आई इज इक्वल टू 100 करोड़। अब MPC हमारे पास क्या है, वो 0.5 है, तो मल्टीप्लायर कैलकुलेट करेंगे 1 अपॉन 1 माइनस MPC। तो ये जब होगा 1 अपॉन 1 माइनस 0.5, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 0.5 इज इक्वल टू 2, यानी कि मल्टीप्लायर हमारा कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। और K इज इक्वल टू वो डेल्टा Y अपॉन डेल्टा आई। तो इनकम की बात करें तो डेल्टा Y इज इक्वल टू K इंटू डेल्टा आई। अब इस सिचुएशन में क्या होगा कि K की वैल्यू 2 है और I की वैल्यू क्या है, 100 है, तो 2 को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वैल्यू हमारी आ जाएगी कितनी, 200 करोड़ की। तो अब यहाँ पे क्या, पहले 300 करोड़ था, तो 200 करोड़ और ऐड हो जाएगा, चेंज होगा, तो पहुँच जाएगा कहाँ पे, 500 करोड़। और ये भी कहता है that clearly shows that the income increases more than the initial investment made in the economy। और इससे साफ साफ पता चलता है कि हम अगर इकोनॉमी में यानी अपने इन्वेस्टमेंट में क्या करते हैं, जैसे ही इंक्रीजिंग करते हैं तो उसका सीधा इम्पैक्ट हमारे अपने जो इनकम होता है उसके ऊपर पड़ता है। अब बैकवर्ड एक्शन की अगर बात करें, बैकवर्ड एक्शन ऑफ मल्टीप्लायर, यानी कि अगर हम इन्वेस्टमेंट कम करते हैं तो उसका रिजल्ट भी कम ही होगा, अगर इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होगा तो रिजल्ट भी कम होगा। कहता है तो मल्टीप्लायर इज अ डबल एज इंस्ट्रूमेंट, यानी कि दोनों तरफ ये पॉजिटिव, जितना ज़्यादा बढ़ाएंगे उतना ज़्यादा इनकम लेवल को बढ़ाएगा, और जितना ही कम करेंगे उतना ही कम इनकम लेवल को करेगा। तो इट इज ऑल्सो वर्क इन द रिवर्स डायरेक्शन, ये रिवर्स डायरेक्शन में भी वर्क करता है। द बैकवर्ड एक्शन ऑफ अ मल्टीप्लायर शोज दैट एज अ रिजल्ट of the decreasing in the initial investment there is a several time or more decreasing in the final income। अगर देखेगा इन्वेस्टमेंट हम जब क्या करते हैं, डिक्रीजिंग करते हैं, तो उसका बहुत बड़ा फर्क क्या पड़ता है, बहुत सारे टाइम में, यानी कि कई बार वो क्या होता है, मतलब सेवरल टाइम, 2 टाइम 3 टाइम क्या होता है, वो फाइनल इनकम पे भी उसका इम्पैक्ट पड़ता है। इट्स ऑल्सो द कॉल्ड द रिवर्स एक्शन ऑफ अ मल्टीप्लायर। इसको क्या कहते हैं, रिवर्स एक्शन ऑफ मल्टीप्लायर। याद रखिएगा जो वर्ड है वो क्या है, रिवर्स एक्शन ऑफ मल्टीप्लायर। इसमें क्या होता है कि अगर इन्वेस्टमेंट हमारा डिक्लाइन होता है, मान लीजिए अभी 100 करोड़ था, अभी वो 50 करोड़ पे आ गया, तो उसका सीधा सीधा इफेक्ट कहाँ पड़ेगा, हमारे अपने इनकम पे पड़ता है। सपोज इन एन इकोनॉमी द इन्वेस्टमेंट फॉल्स 200 करोड़, कोई इन्वेस्टमेंट है वो क्या कर रहा है, फॉल हो रहा है, 200 करोड़ से कहाँ आ रहा है, वो 100 करोड़ की तरफ आ रहा है। कहता है द इन्वेस्टमेंट डिक्रीजेज बाय 100 करोड़, द मल्टीप्लायर इज 2, देन द इनकम विल बी फाइनली डिक्रीजेज बाय द 100 मल्टीप्लाइड 2, यानी 200 करोड़। अगर देखें तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ डिक्लाइन हो रहा है, निगेटिव हो रही है। इन्वेस्टमेंट हमारा पहले कुछ और था और अभी क्या है, तो अभी देखें तो हमारा क्या इन्वेस्टमेंट देखें तो जब ऐड होता है तो चेंज आती है, तो यहाँ -100 आ जा रहा है हमारे पास, जो कि टर्म्स ऑफ मनी तो माइनस में होती नहीं है। और हमारा जो रिटर्न्स था, इन्वेस्टमेंट जो पहले वाला था वो भी क्या था,
100 था, यानी कि वैल्यूएशन अगर -1 आ रही है, यानी कि जो 2 थी 2 - 1 = 1 के कॉन्सेप्ट में आ रही है, यानी कि जहां हम थे उसी पोजीशन पे वापस पहुंच जा रहा है। फिर से समझिएगा यहाँ पे, तो सपोज एन इकोनॉमी इन्वेस्टमेंट फॉल्स फ्रॉम द 200 करोड़ से, एक इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट हमारा जो है वो 200 करोड़ से क्या हो रही है, 100 करोड़ की तरफ मूव कर रही है, तो इन्वेस्टमेंट डिक्रीजेज बाय द 100 करोड़, तो इन्वेस्टमेंट भी क्या होगा, 100 करोड़ डिक्रीज कर जाएगा, जो कि पहले इनिशियल अमाउंट पे हमारा जो था। कितना था, मल्टीप्लायर इज 2, उस सिचुएशन में मल्टीप्लायर हमारा क्या होगा, अगर 2 है देन द फाइनल इनकम विल बी ऑल्सो डिक्रीजेज बाय द 100 करोड़, यानी कि 200 करोड़ क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी, यानी उतनी ही वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी। अकॉर्डिंग टू द प्रोफेसर सैमुअल्सन, द मल्टीप्लायर इज अ 2-edged स्वॉर्ड। अगर देखें तो 2-edged स्वॉर्ड है, यानी कि एक ऐसा एरो है जो मतलब तीर है जिसका दोनों तरफ क्या धार है। कहता है इट विल बी द कट यू फॉर यू एंड गेन फॉर यू। ये क्या करता है, आपकी इनकम को भी कट करने का काम करता है और आपकी इनकम को भी जनरेट करने यानी कमाने का भी काम करता है। इट विल बी अप्लाइड एम्प्लीफाई द न्यू इन्वेस्टमेंट एज वी हैव द सीन्स। और इसको हम न्यू इन्वेस्टमेंट के इम्प्लीफिकेशन पे भी देखते हैं, जैसा कि हमको पाते हैं, अगर हम जैसे देखें कि अगर पैसे बढ़ा रहे हैं तो उसका इम्पैक्ट बढ़ता है, हमारे पास बिजनेस के रिटर्न्स हमको ज़्यादा मिलते हैं, लेकिन जैसे ही पैसे कम हो रहे होते हैं उसका रिटर्न्स भी हमारा कम होता रहता है। इट विल बी द एम्प्लीफाइड डाउनवर्ड्स डिक्रीजेस इन इन्वेस्टमेंट। अगर हम आगे बढ़ेगा जब पैसे लगाएंगे और डाउनवर्ड होगा जब पैसे डिक्रीज करेंगे। इन्वेस्टमेंट को जैसे डिक्रीज किया तो ये डाउनवर्ड होना शुरू हो जाता है। ये देखिए मल्टीप्लायर प्रोसेस की अगर बात करते हैं तो इसमें कहता है द वर्किंग ऑफ द मल्टीप्लायर एज्यूम द फॉलोइंग प्रोसेस। पहली चीज क्या कह रहा है कि चेंज इन इन्वेस्टमेंट, चेंज इन्वेस्टमेंट में अगर चेंजेस आते हैं तो इनकम में बदलाव होगा, इनकम में अगर बदलाव आता है तो कंजप्शन में चेंजेस आएंगे, और कंजप्शन में चेंजेस आएंगे तो इनकम में फिर चेंजेस आएंगे। यानी कि अगर आप यूँ देखें क्या होता है, एक साइकिल के रूप में काम करता है। अगर चेंज इन इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट में अगर हम चेंज कर रहे हैं तो हमारा लेवल ऑफ इनकम में भी चेंजेस आएंगे। अगर इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, इंक्रीज होगा, तो इनकम भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। लेकिन वही इन्वेस्टमेंट क्या होगा, फॉल होगा, कम होगा, तो इन्वेस्टमेंट भी क्या होगा, वही इनकम भी हमारी क्या करेगी, फॉल होगी। इन्वेस्टमेंट अगर कम होगा तो इनकम भी कम होगी। सेकंड सेक्शन कहता है कंजप्शन। इनकम हमारा बढ़ रहा है, इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है तो इनकम बढ़ रहा है, इनकम बढ़ रहा है तो कंजप्शन भी क्या होगा, इंक्रीज करेगा। लेकिन अगर इनकम हमारा गिर रहा है, यानी इन्वेस्टमेंट हमारा फॉल कर रहा है, इनकम हमारा फॉल हो, तो कंजप्शन भी हमारा क्या होगा, हम अपनी रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं कर पाएंगे, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाएगी। फिर वही सिचुएशन कहाँ, डेल्टा वाई की बात करता है। फिर इनकम में अगर कहीं बदलाव आया तो इनकम का उसका सीधा सीधा वाइस वर्स इफेक्ट पड़ता है। यानी कि यहाँ पे जैसे कह रहा है कि चेंज इन इन्वेस्टमेंट, अगर इन्वेस्टमेंट में चेंजेस आई तो इनकम लेवल में बदलाव आएगा। इन्वेस्टमेंट बढ़ा तो इनकम बढ़ेगा, इन्वेस्टमेंट घटा तो इनकम घटेगा। इनकम अगर बढ़ा तो कंजप्शन बढ़ेगी, और इनकम घटा तो कंजप्शन भी घटेगी। और फिर इनकम की बात करता है, फिर हम इनकम के रूप में ही वापस वहाँ जहाँ से स्टार्ट करते हैं वहीं पहुँच जाते हैं। So dear students, in this video that's all. If you have any type of the doubt or the queries, you should be consult through the Google Classroom. Thank you.